हेलो पागल बच्चों, देखो मेरे को बहुत टाइम लगा था, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी समझाती हूँ। ठीक है, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं आर्टिकल 36। ठीक है, तो 36 हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट क्या है, जो इंक्लूड करता है गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। जो आर्टिकल 5 में जो डेफिनेशन थी स्टेट की, वो आर्टिकल 36 में भी है। ठीक है, आर्टिकल 37 कहता है कि नॉन इन्फोर्सेबल है। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल से तो कोर्ट से बोल सकते थे हमें ये इन्फोर्स करवाना है तो वो होगा। ठीक है, ये नहीं है तो इसे हम नॉन जस्टिसेबल भी बोलेंगे क्योंकि नॉन इन्फोर्सेबल है। ठीक है, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, स्टेट की कि इसे इम्प्लीमेंट करें। 38 सोशल ऑर्डर, ये सारे हिंदी में, मैं तुम्हें इंग्लिश में समझाती हूँ। जो आर्टिकल 36 है वो कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये एम करता है वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, वो आप जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी हैं, ये मॉरल ऑब्लिगेशंस है स्टेट के ऊपर कि उन्हें फॉलो करनी चाहिए गाइडलाइंस। ठीक है, दे आर नॉन जस्टिसेबल, मतलब दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स। ठीक है, बट ये फंडामेंटल है इन गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 36 स्टेट है क्या? स्टेट इंक्लूड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, म्यूनसिपल पंचायत सब इसी में आती है स्टेट में। ठीक है, आर्टिकल 37। अब नेचर और स्कोप क्या है? ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब तुम कोर्ट को वो नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? तुम कोर्ट पे प्रेशर नहीं कर सकते कि तुम इसे लागू करो। ये सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि उन्हें ये देखते हुए लागू करना चाहिए वो, अगर वो कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, दे आर फंडामेंटल इन गवर्नमेंट्स, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई देम इन मेकिंग लॉज। ठीक है, ये मॉरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के ऊपर। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, अब प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट है ना, तो इसमें तुम याद रखना जस्टिस और इनइक्वालिटी। ठीक है, अब जस्टिस कैसी है? इस्टेब्लिश अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस। ठीक है, प्रमोट करता है वेलफेयर ऑफ पीपल बाय जस्टिस और मिनिमाइज करता है इनइक्वालिटीज़। तो कैसी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, मिनिमाइज क्या करता है? इनइक्वालिटीज़, इकोनॉमिक स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़, इक्वालिटीज़। ठीक है, तो जस्टिस, इनइक्वालिटी, वो याद रखना, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। और इकोनॉमिक में वो इनइक्वालिटी में आ जाता है इकोनॉमिक स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़, इनइक्वालिटीज़। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो हम इसके प्रिंसिपल्स में ऐसे रखेंगे इसको याद, 2P ADE। ठीक है, तो उसमें 6 प्रिंसिपल्स हैं। हम 2P लास्ट में रखेंगे और पहले रखेंगे ADPE। ठीक है, नहीं ADE ट्रिपल P, सॉरी। ठीक है, इसका एक रूल बना लो, जब भी आ जाएगा आर्टिकल 39 प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ADE और ट्रिपल P। ठीक है, ए से एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, सबको एक प्रॉपर लाइवलीहुड प्रोवाइड करना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड्स। ठीक है, अब ई फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो। प्रिवेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, सबके पास कोई किसी के पास इकलौते इंसान के पास वेल्थ ना हो, सबके पास समान हो। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, हेल्दी डेवलपमेंट, 3P ADE। ठीक है, तुम लोग ना साथ साथ पॉज करके नोट्स बना लेना ताकि तुम्हें ईजी रहे। आर्टिकल 39 ए फॉर एडवोकेट, सॉरी मेरी तो थोड़ी जबान। तो 39 ए है जो हमें लीगल एड प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंश्योर करता है इक्वल जस्टिस फॉर ऑल, फ्री लीगल एड टू पुअर एंड वीकर सेक्शन। मतलब जो लोग कानूनी सहायता नहीं ले सकते उन्हें वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, यह इंसर्ट हुआ था 42nd अमेंडमेंट के बाद 1976 में। केस लॉस तुम खुद देख लेना, मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि तुम्हें पढ़ने में मदद आ जाए। ठीक है, अब जो हमारा आर्टिकल 36 से 39 है, तुम मार्क करते हुए चलना। ठीक है, तो वो हमें बताता है कि मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या है स्टेट की। ठीक है, अब 40 से 43 तक हम अगर एक पंचायत फॉर्म होती है तो काम कैसे करेगी। ठीक है, तो 40 में आ जाती है हमारी पंचायत, मतलब 4 लोग बैठ के क्या बात करेंगे, तो वो 4 से 40 कर दो, 40 से पंचायत। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पंचायत। ठीक है, स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। प्रमोट क्या करता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फाउंडेशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी।
तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या आती है, जब पावर सेंट्रल लेवल से लोकल लेवल पे जा रही होती है तो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है, तब उसे बोलते हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ठीक है। लेटर स्ट्रेंथेंड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ठीक है। फिर जब पंचायत बनेगी तो लोगों को काम भी मिलना ज़रूरी है, तो इसमें आ जाता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है। अब तुम याद रखना वर्क एंड एजुकेशन, असिस्टेंस में फिर ये 3 पॉइंट डाल देना, 3 ही 4, ठीक है। राइट टू वर्क प्रोवाइड क्या करता है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जब पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ, तब देखो तुम जितना लंबा आंसर बना सकते हो ना उतना लंबा लंबा बनाना, चौड़ा लिखोगे फिर भी मतलब में तुम भूल जाओगे, तो जब तुम छोटे छोटे की पॉइंट्स की तरह याद रखते हो तुम्हें याद रहता है। तो पब्लिक असिस्टेंस के 4 पॉइंट आ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। अब इसका नेचर क्या है, इसका नेचर नॉट एब्सोल्यूट है, डिपेंड्स ऑन स्टेट रिसोर्सेज, ठीक है। रिलेटेड करता है डेवलपमेंट से, राइट टू एजुकेशन लेटर बिकम फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है, राइट टू आर्टिकल 21A, ठीक है। जैसे इसे बोलेंगे हम नॉन जस्टिसेबल, मतलब इन्फोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट से, ठीक है। जो हमारा DPSCP है वो हमारा मॉरल ऑब्लिगेशन है, क्या करता है, वेलफेयर ओरिएंटेड है, ठीक है। अब ये देखते हैं फंडामेंटल राइट्स इज इक्वल्स टू इन्फोर्सेबल, मतलब वो लागू होना ही चाहिए, ठीक है, वो इंडिविजुअल राइट है अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। और DPSP है नॉट इन्फोर्सेबल है अगर इक्वली इंपॉर्टेंट है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमने क्या देखा, आर्टिकल 36 हमें बताता था डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 बताता था ये नॉन जस्टिसेबल है उसका नेचर, ठीक है। 38 सोशल ऑर्डर, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और इनइक्वालिटी में इनकम, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस इनइक्वालिटी ये वो करता है, ठीक है। 39 आ गया हमारा इकोनॉमिक जस्ट प्रिंसिपल, 3PADE, ठीक है। तुम पॉज करना, नोट्स बनाते चलना। 39A फॉर एडवोकेट, 4 लोग बैठ के क्या बात करेंगे, 40 से पंचायती राज। 41 वर्क एजुकेशन एंड असिस्टेंस, असिस्टेंस में क्या आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी, सिकनेस, और एक और था तुम लोग ऊपर चेक करो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। फिर आ जाता है पंचायत बनी, काम भी मिला। अब काम कैसा होना चाहिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड करेगा, 42 आर्टिकल बताता है, ठीक है। इंश्योर करता है जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, प्रोवाइड करता है मैटरनिटी रिलीफ टू वुमेन, ठीक है। जो भी जिनका बेबी होने वाला होता है उनको मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो इससे इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ, ये डिग्निटी देता है वुमेन्स को, मतलब उन्हें एक रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सपोर्ट करता है वुमेन वर्कफोर्स को ताकि औरतें भी आगे बढ़ सकें। अब ये रिलेटेड कौन सी लॉ से है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स पेड मैटरनिटी लीव, मतलब औरतें जब बच्चे होने पे छुट्टी पे रहती तभी भी उन्हें पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब हमने ये भी देख लिया जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। अब उसके बाद आ जाता है लिविंग वेज एंड डिसेंट लाइफ, ठीक है। अब जो लोगों की वेज होती है, मतलब जो वेज का मतलब होता है जैसे सैलरी समझ लो तुम लोग, जैसे एक दिन की दिहाड़ी हो गई, ठीक है। तो वो नॉट जस्ट मिनिमम वेज होनी चाहिए, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए जो ताकि वो लोग उसे मेंटेन कर सकें, ठीक है। ये ना हो इंसान भूखा मर जाए अगर वो उसके पास काम ना हो। लेजर एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्कर्स, जो लोग सीजनल लेबर होते हैं उनको कोई अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है। मिनिमम वेज होती है सर्वाइवल, लिविंग वेज होती है कंफर्टेबल लाइफ, मतलब जो अच्छी खासी ज़िंदगी जी सके। ऑल्सो प्रमोट करती है कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज़, ठीक है। अब 43A क्या होता है, अब जब तुमने वर्कर्स को इतना सपोर्ट कर रहे हो तो उनका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है मैनेजमेंट में, ठीक है। तो वर्कर्स शुड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये कहता है आर्टिकल 43A, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है, रिड्यूस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। अब आर्टिकल 43 यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, मतलब जैसे हमारे फैमिली कोड होते हैं, जैसे मुस्लिम लॉ होती है, हिंदू लॉ होती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म लॉ हमारा ये कहता है कि सारी लॉ सबके लिए एक ही समान है, ठीक है। सेम लॉ फॉर एवरीवन, फॉर ऑल रिलीजन्स, ठीक है। स्टेट शैल ट्राई टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है, फॉर ऑल सिटीजन्स। अब ये कहता है सेम पर्सनल लॉ, मतलब मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, कोई भी रिलीजन का आदमी हो सबके लिए सेम समान होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि मुस्लिम लोग 4 शादी कर सकते हैं और जो हिंदूज़ के लिए वो मोनोगैमी है बस, ठीक है। तो वो चाहता है कि जब एक सिटीज़न है इंडिया का, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको एक ही वो हो, ठीक है, तो वो भी एक ही शादी कर सकें, ठीक है। जैसे तुमने हक मूवी देखी होगी तो उसमें कितना हो जाता है ना, वो बेचारी कोर्ट के धक्के खाती रहती है क्योंकि वो बोलते हैं अपने कोर्ट में जाओ, तो इसलिए बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि सबके लिए एक ही रूल हो, चाहे वो कोई सी भी रिलीजन का आदमी हो, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। मेरे कुछ वीडियोज़ है उसमें तुम लोग देखना यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, उसमें मैंने ब्रीफ में समझाया। आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो
समझ लो 6 साल तक के 4-5-6 साल तक के बच्चों के लिए नेसेसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये ओरिजिनली क्या करता है, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 साल के बच्चों तक के लिए फ्री एजुकेशन, जैसे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना उनके लिए। मगर आर्टिकल 86 अमेंडमेंट के बाद 2002 में ये फोकस शिफ्ट हो गया अर्ली चाइल्डहुड के, मतलब जैसे आंगनवाड़ी के बच्चे होते हैं 0 से 6 साल के, उनका पोषण मतलब उन्हें खाना वाना भी खिलाते हैं वो लोग आंगनवाड़ी में बिठा के, ठीक है, पढ़ाते भी हैं, तो उसे बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात करता है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ SC/ST एंड वीकर सेक्शन, तो ये एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं और अदर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के, तो उनको प्रोटेक्ट करता है सोशल इनजस्टिस से और एक्सप्लॉयटेशन से, ताकि सबको एक समान अधिकार मिल सके। तो सोशल इक्वालिटी एंड अपलिफ्टमेंट की बात करता है ये। आर्टिकल 47 बोलते ना 4-7 दिन के बाद फिट्टा पक जाएगा, तो ये होता है पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो ये इम्प्रूव करता है पब्लिक हेल्थ, रेस करता है न्यूट्रिशन लेवल, ठीक है, इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जैसे जो प्रोहिबिट करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल एंड ड्रग्स, ठीक है, जैसे वो है ना गुजरात में अल्कोहल बैन है, तो कुछ स्टेट्स में होता है ऐसा। 48 आ जाता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, तो मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, इम्प्रूव करता है ब्रीड्स ऑफ एनिमल, ठीक है, प्रोहिबिट करता है स्लॉटर ऑफ, मतलब जो जानवरों को स्लॉटर कर देते हैं ना, मतलब गला वाला काट के मार देता है, ठीक है, तो उसे प्रोहिबिट करता है, बंद करवा देता है। काव्स क्या होता है, गाय के बच्चे, ठीक है, उन्हें काव्स बोलते हैं। मिल्च एंड ड्रॉट कैटल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, उन्हें सपोर्ट करता है, जो गाँव के इलाके होते हैं ना उनको इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो कल्चरल सिग्निफिकेंट है, जैसे गाँव को ना पूजा जाता है, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंस करता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लेबर वेलफेयर देखता है, सोशल जस्टिस देखता है। देखो लेबर से याद रखना, जो हमने 41 जैसे पंचायत हो गया 41 से 43 हो गया हमारा सोशल लेबर वेलफेयर, ठीक है। 44 आ जाता है सोशल जस्टिस, इसमें आ जाता है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर 45 से 47 तक हमने देखा ये आ जाता है पब्लिक हेल्थ में, ठीक है। 43 ह्यूमन वर्क एंड मैटरनिटी लीव, लाइफ वेज एंड डिसेंट लाइफ, वर्कर्स पार्टिसिपेशन, सोशल जस्टिस में देखा हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45, 46, 47, 48 यह आ जाएगा वो वेलफेयर के लिए, ठीक है। देखो जब हमने पढ़ा एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, ठीक है, अब 48A 48 एक था 39A, ठीक है, उसके बाद आ जाता है 43, तो उसके बाद है 48, तो इनमें है इनके पार्ट्स, ठीक है, 39, 43 और 48 इनका ए बी पार्ट है, ठीक है। तो जब 48 बात करता है एनिमल एंड एग्रीकल्चर के बारे में, तो 48A बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तो प्रोटेक्ट करता है एंड इम्प्रूव करता है एनवायरनमेंट, जो सेफगार्ड करता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल लॉज, ठीक है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसका 49। अब जब सब कुछ बच रहा है तो हम उसे अपने मॉन्यूमेंट्स को भी बचाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हो गए तो प्रोटेक्ट करता है उनको, प्लेसेस सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हिस्टोरिकल एंड आर्टिस्टिक वैल्यू, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है। इसका एम है प्रिजर्व करके रखना इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को। हमारा जो आर्टिकल 50 होता है वो सेपरेट कर देता है जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ताकि जो वो इंडिपेंडेंट इंश्योर करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ताकि पावर का मिसयूज़ ना हो। अगर हम बोलते हैं ना इंडिया का एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो पावर्स है वो डिवाइडेड है, तो सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए डिवाइडेड है ताकि एक को ज़्यादा पावर ना मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं इंश्योर करता है जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन करता है जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, रिस्पेक्ट करता है इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज़, और इनकरेज करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ठीक है। थैंक यू गाइस।